अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है फार्माकोलॉजी का। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि एक बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। अब ये जो स्टडी है ये इन्वॉल्व करती है एडमी का प्रोसेस। अब एडमी का प्रोसेस ये है कि ए फॉर अब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एलिमिनेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ड्रग कैसे मूव करती है फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि आपका ब्लड। अब बायोअवेलेबिलिटी जो है वो इस अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि जिसको हम लेट गो नहीं कर सकते। बायोअवेलेबिलिटी इज़ कि ड्रग किस एक्सटेंट तक हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल हुई है। इन केस ऑफ एंट्रल रूट यानी कि आपका ओरल रूट, बायोअवेलेबिलिटी जो है वो वेरी करती है। इट कुड बी 30%, 35%, 40, 50, 70, 75 एंड अप टू सो ऑन। लेकिन अगर हम पेरेंटल रूट की बात करें, बायोअवेलेबिलिटी इज़ ऑलवेज 100%, बिकॉज पेरेंटल रूट के अंदर ड्रग जो है वो डायरेक्टली रीच करती है आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होती है डायरेक्टली फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन। अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो इसमें बाईपास हो जाता है। अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स होते हैं जिनके थ्रू ड्रग जो है वो अब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी के अंदर। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द मैकेनिज़्म ऑफ अब्जॉर्प्शंस। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द पैसिव डिफियन। इसके अंदर क्या होता है कि ड्रग जो है वो मूव करती है फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन साइड, टू द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब जो सेकेंड मेथड है दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी कि इन कॉन्ट्रास्ट है टू द पैसिव डिफियन। इसके अंदर क्या होता है कि ड्रग जो है वो मूव करती है फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस फिनोमेना कैन बी ऑब्जर्व्ड एट द टाइम ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन। द थर्ड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन इज़ फैसिलिटेटेड डिफियन। इसके अंदर ड्रग की मूवमेंट देखते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन कुछ कैरियर्स की हेल्प के थ्रू, क्योंकि कुछ लार्ज साइज सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, उनकी ट्रांसपोर्ट इसी मेथड के थ्रू होती है। अब एक और मेथड है जैसे कि एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर इनगल्फमेंट होती है ड्रग की बाय द सेल्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स। अब ये एंडोसाइटोसिस उन मॉलिक्यूल्स के लिए होती है जो कि एक्सेप्शनली लार्ज साइज़ के होते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन B12, उनकी अब्जॉर्प्शन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। Last but not the least, another important mechanism of drug absorption is ion transport system. इस प्रोसेस के अंदर ड्रग जो होती है इस तरीके से अब्जॉर्ब होती है कि वो काउंटर आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है जो कि ऑलरेडी हमारी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल होते हैं, ताकि वो ड्रग को अनचार्ज कर सके और इजीली वो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके और वहाँ पे जाके अब्जॉर्ब हो जाए। Now let us have a look on the factors affecting absorption. The first factor is effect of pH. Effect of pH के अंदर हम ये देखते हैं कि ड्रग जब अनचार्ज फॉर्म में होती है तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो सकती है। अब ड्रग जो है वो दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, आइदर एज वीक एसिड्स और वीक बेसिस। वीक एसिड ज़्यादा अच्छे तरीके से तब अब्जॉर्ब होते हैं जब वो कॉन्जुगेटेड होते हैं, while weak bases absorb well when they are dissociated. Another factor that affect absorption is surface area. जितना ज़्यादा surface area available होगा for interaction, the greater will be the drug absorption. सबसे ज़्यादा drug absorption होती है in the small intestine due to the anatomical fact कि वहाँ पर microvilli और villi present होती हैं जो कि finger like projections होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे surface area ज़्यादा होता है और ultimately absorption ज़्यादा होती है। Similarly, another factor which affects absorption is blood flow. जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा किसी ऑर्गन की तरफ उतनी ही ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी। हमारी बॉडी को दो कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट। सेंट्रल कंपार्टमेंट इज़ हाईली परफ्यूज्ड, यानी कि उधर ब्लड फ्लो ज़्यादा है। इसके अंदर हमारे पास ब्लड प्लाज्मा आ जाता है, हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स लाइक लिवर, हार्ट, किडनीज, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ ड्रग इज़ अब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा ब्लड रिसीव करता है, यानी कि हाईली परफ्यूज्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गन्स लाइक स्टमक एक्सेट्रा। अनदर फैक्टर इज़ कॉन्टैक्ट टाइम। कॉन्टैक्ट टाइम डिटर्मिन करेगा कि कितनी एक्सटेंट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन हो रही है। कॉन्टैक्ट टाइम इज़ एक्चुअली द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच अ ड्रग इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द अब्जॉर्बिंग सर्फेस और द अब्जॉर्प्शन साइट।
जितना लंबा कॉन्टैक्ट टाइम होगा उतनी ही ज़्यादा एक्सटेंसिव अब्जॉर्प्शन होगी, और ये डिपेंड करेगा कि कितना ब्लड फ्लो है टू दैट अब्जॉर्प्शन साइट, और जितना छोटा कॉन्टैक्ट टाइम होगा उतनी ही कम अब्जॉर्प्शन होगी। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कॉन्टैक्ट टाइम को इन्फ्लुएंस करते हैं कि कॉन्टैक्ट टाइम ज़्यादा होगा या रिड्यूस होगा। इसमें आ जाते हैं हमारे पास गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, डोजेज फॉर्म एंड फूड प्रेजेंस। So here is the last factor which affects the process of absorption, that is expression of P-glycoprotein. P-glycoprotein are actually transmembrane proteins that are expressed on the cell surface, which are responsible for moving the substances from the inside of the cell to the outside. So actually it acts as efflux transporters जो कि drug को pump out करते हैं from the inside of the cell to the outside. तो जितनी ज़्यादा पी ग्लाइकोप्रोटीन एक्सप्रेस्ड होगी किसी भी सेल सरफेस के ऊपर, उतनी ही कम अब्जॉर्प्शन होगी उस सेल से, क्योंकि पी ग्लाइकोप्रोटीन अल्टीमेटली पंप आउट कर देगा उस ड्रग को या उस सब्सटेंस को फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड। अब कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि पी ग्लाइकोप्रोटीन की सबस्ट्रेट होती हैं, जिसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं लाइक एंटी कैंसर ड्रग्स, सम एंटीवायरल ड्रग्स, सम इम्यूनोसप्रेसेंट्स एंड सम कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। So as we have discussed our absorption parameter completely, we will move forward towards our next parameter, that is distribution. Distribution एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर ड्रग एग्जिट करता है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम रिवर्सिबली और एंटर करता है इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर टिश्यूज़ के अंदर। अगर हम पेरेंटल रूट की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसिंग जो है, यानी कि जो एडमी वाला प्रोसेस है, वो स्टार्ट होगा डायरेक्टली फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ड्रग डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हो रहा है इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में। Now there are certain factors that affect distribution as well. The first one is blood flow. जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा किसी ऑर्गन की तरफ, उतनी ही ज़्यादा उस ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये डिपेंड करेगा ड्रग की लिपोफिलिसिटी के ऊपर। नेक्स्ट पैरामीटर इज़ कैपिलरी परमेबिलिटी। जितनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये डिपेंड करेगा कि ड्रग की केमिकल नेचर क्या है और ड्रग का स्ट्रक्चर कैसा है। थर्ड फैक्टर इज़ प्रोटीन बाइंडिंग। इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, आइदर द ड्रग इज़ प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड और टिश्यू प्रोटीन बाउंड। अगर तो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल होगा, और अगर ड्रग टिश्यू प्रोटीन बाउंड है तो इन दैट केस उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लार्जर होगा। द नेक्स्ट फैक्टर इज़ लिपोफिलिसिटी। अब ये बात वेल नोन है कि अगर तो ड्रग लिपोफिलिक होगा तो वो इजीली क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन की आउटर स्ट्रक्चर है वो लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। सो द लिपोफिलिक ड्रग हैव ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये इन्फ्लुएंस होगा कि कितना ब्लड फ्लो है उस ऑर्गन के अंदर। अब यहाँ पे हमने बात की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बेसिकली एक अपैरेंट या हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड होता है, जो कि इज्यूम किया जाता है कि इसके अंदर जो है, इस फ्लूइड के अंदर या इस वॉल्यूम के अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हाइपोथेटिकल या अपैरेंट हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका कोई फिजियोलॉजिकल मीनिंग नहीं है या इसकी कोई एनाटॉमिकल स्पेस एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर ड्रग कन्वर्ट होती है आइदर इनटू द एक्टिव मेटाबोलाइट और इनएक्टिव मेटाबोलाइट। अब हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के अंदर किन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को फॉलो किया जाता है। मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है फॉलो कर सकता है आइदर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। हर हाफ लाइफ के बाद 50% ऑफ ड्रग ने मेटाबलाइज हो जाना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक ड्रग है 100 मिलीग्राम्स, उसकी हाफ लाइफ है 5 आवर्स, तो ये कंसीडर होगी एज इट्स फर्स्ट हाफ लाइफ। तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 100 मिलीग्राम का 50% जब मेटाबलाइज होगा तो हमारे पास 50 मिलीग्राम्स रह जाएगा। देन आफ्टर 10 आवर्स जो कि उसकी सेकेंड हाफ लाइफ होगी, हमारे पास इस 50 मिलीग्राम्स का 50% जब मेटाबलाइज हो जाएगा तो हमारे पास 25 मिलीग्राम्स रह जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। इस तरह प्रोसेस चलता जाएगा जब तक ड्रग कम्प्लीटली मेटाबलाइज नहीं हो जाती। और अगर हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर रिगार्डलेस ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो मेटाबलाइज होगी पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी कि हम कहते हैं कि सेम एग्जांपल लेते हैं कि 100 मिलीग्राम्स ड्रग है और 5 आवर्स उसकी हाफ लाइफ है, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर क्या होगा कि 10 मिलीग्राम ड्रग, ये जस्ट एक एग्जांपल है कि 10 मिलीग्राम ड्रग्स जो है वो मेटाबलाइज होगी पर 5 आवर्स।
तो जब 100 मिलीग्राम्स अपनी फ़र्स्ट हाफ लाइफ कंप्लीट कर लेगी तो 90 मिलीग्राम ड्रग पीछे रह जाएगी। देन आफ्टर 10 आवर्स इस 90 मिलीग्राम में से जब 10 मिलीग्राम मेटाबलाइज हो जाएगा ड्यूरिंग इट्स सेकेंड हाफ लाइफ, तो हमारे पास सिर्फ 80 मिलीग्राम ड्रग रह जाएगा एंड अप टू सो ऑन जब तक ड्रग कम्प्लीटली मेटाबलाइज नहीं हो जाती। नाउ वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसमें हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस आ जाते हैं, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 रिएक्शंस। फ़ेज़ 1 रिएक्शंस को हम नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस भी कहते हैं और इसके अंदर जो मेजर प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस के होते हैं। इनका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि कन्वर्ट करते हैं लिपोफिलिक ड्रग को इनटू पोलर मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। फ़ेज़ 1 रिएक्शन जो है वो यूटिलाइज़ करता है साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम सिस्टम को, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोसोमल एंजाइम्स। इनका पर्पज़ ये होता है कि ड्रग मॉलिक्यूल्स को मेटाबलाइज करती हैं इनटू पोलर मेटाबोलाइट्स ताकि वो इजीली एलिमिनेट हो जाए हमारी बॉडी के अंदर से। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो एक्ट करते हैं आइदर एज सिप इंड्यूसर्स, यानी कि वो इस एंजाइम सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे, और कुछ एक्ट करते हैं एज सिप इनहिबिटर्स जो कि इस एंजाइम एक्टिविटी को रिड्यूस कर देंगे या इनहिबिट कर देंगे। Drugs such as phenobarbital, rifampicin, carbamazepine act as CYP inducers, and drugs such as erythromycin, ketoconazole act as CYP inhibitors. दोनों CYP inducers और inhibitors जो हैं वो लीड कर सकते हैं towards therapeutic failure और toxicity. Now phase 2 reactions. phase 2 reactions तब शुरू होते हैं अगर तो phase 1 से जो मेटाबोलाइट रिसीव हुआ है वो इतना पोलर नहीं है कि वो बॉडी में से एलिमिनेट हो सके। सो फ़ेज़ 2 रिएक्शंस के अंदर जो मेजर प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास होते हैं ग्लूकुरोनिडेशन, सल्फेशन, एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन। ये इनका पर्पज़ ये होता है कि ड्रग को इतना पोलर कर दें कि वो इजीली एलिमिनेट हो जाए हमारी बॉडी में से। नाउ आवर लास्ट पैरामीटर इज़ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इज़ बेसिकली गेटिंग रिड ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। ये एक ऐसा प्रोसेस है ड्रग रिमूवल का फ्रॉम द बॉडी आइदर इंटैक्ट और इन द फॉर्म ऑफ मेटाबोलाइट्स। अगर तो ड्रग इंटैक्ट रिमूव हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर से तो हम इसको एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं। अब कुछ रूट्स होते हैं एलिमिनेशन के। मेजर रूट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो हमारे पास रीनल रूट आ जाता है। इसके अंदर 3 मेजर प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि बेसिकली नेफ्रॉन के अंदर हो रहे होते हैं, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी। अब ये प्रोसेसेस जो हैं वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो टाइनी फिल्टर्स के अंदर से पास करेगा। Then we have tubular secretion in which the drug will actively move into the urine और वहाँ से secrete out हो जाएगा। और third one is tubular reabsorption जिसके अंदर कुछ ड्रग जो है वो reabsorb हो जाएगी back into the bloodstream। अब कुछ other routes of excretion या elimination जो है वो involve करते हैं intestine को, bile को, lungs, कुछ ऐसे body fluids होते हैं such as sweat, saliva and breast milk. All of these contribute towards the elimination of the drug from the body. अब हम इसके अंदर देखते हैं कि ड्रग क्लियरेंस क्या होती है। ड्रग क्लियरेंस इज़ बेसिकली कि कितने टाइम के अंदर कितना ड्रग जो है या कितनी जल्दी ड्रग बॉडी में से एलिमिनेट हो रहा है। इट इज़ द सम ऑफ क्लियरेंसेस फ्रॉम ऑल मेटाबलाइजिंग और एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स, यानी कि जितने भी ऑर्गन्स ने कितना कितना एलिमिनेट किया ड्रग को हम उन सब का सम ले लेते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमारे पास होते हैं हेपेटिक क्लियरेंस और रीनल क्लियरेंस। सो वी हैव अ फार्मूला फॉर ड्रग क्लियरेंस दैट इज़ total clearance is equals to hepatic clearance plus renal clearance plus lung clearance plus clearance from other organs.